30 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी एक उड़ीसा में चुनावी रैली खत्म करके घर आती है। दिन भर की थकान के कारण रात के 12 बजे सो जाती है। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात साबित होने वाली है। कोई एक बड़े से पेड़ को गिराने की साजिश कर बैठा है। फिर अगली सुबह 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली की सड़कों पर हल्की गुलाबी ठंड कुछ तो कह रही थी कि आज कुछ अजीब होने वाला है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी सोकर उठती है। फिर कुछ टाइम योग और एक्सरसाइज करने के बाद ठंडे पानी से स्नान कर लेती है। क्योंकि मौसम कैसा भी हो, इंदिरा गांधी अपने योगाचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सलाह के मुताबिक गीजर यूज नहीं करती थी। इसके बाद इंदिरा गांधी तैयार होती है क्योंकि उन्हें सुबह 9:30 बजे के करीब एक आयरिश टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, जो कि प्रधानमंत्री आवास से थोड़ी दूर इंदिरा गांधी के ऑफिस पर होने वाला था। उसके बाद हमेशा की तरह एक ब्रेड, एक आधा अंडा बॉइल्ड, फल और दूध वाली कॉफी उन्होंने नाश्ते में ली। तभी वहां पर इंदिरा गांधी के डॉक्टर यानी कृष्ण प्रसाद माथुर आ जाते हैं। डॉक्टर माथुर 1966 में इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उसी वक्त से लेकर समय समय पर उनकी हेल्थ चेकअप करने के लिए आते जाते रहते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी को ऐसा कुछ नहीं था, वह शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ रहती थी। कुछ देर तक डॉक्टर माथुर और इंदिरा गांधी के बीच इधर उधर की काफी बातचीत होती है। काफी समय बातचीत के बाद इंटरव्यू का वक्त हो जाता है। इंदिरा गांधी इंटरव्यू के लिए घर से पैदल ही निकली है, क्योंकि उनका दफ्तर घर की दीवार के बिल्कुल नजदीक था। उनके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मैडम के ऊपर छाता तान के चल रहा था। उनके साथ इंदिरा गांधी के निजी सचिव राजेंद्र कुमार धवन चल रहे थे। उनके ठीक पीछे चपरासी और एक पुलिसकर्मी भी चल रहा था। इंदिरा गांधी जैसे ही उस लकड़ी के गेट तक पहुंचती है, वहां पर बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह खड़े थे। बेअंत सिंह इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से एक थे, जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था और ये फेवरेट भी था। इसीलिए पिछले 10 सालों से पीएम के साथ कई विदेशी दौरों पर भी गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह, जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीने से ही था। बेअंत सिंह को कुछ महीने पहले ही इंदिरा गांधी की सुरक्षा से हटा दिया गया था, लेकिन बेअंत सिंह ने सीधे मैडम से अपील की। इसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। इंदिरा गांधी का कहना था कि मुझे अपने सिख सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है। भरोसे की यहाँ पर बातचीत इसलिए हो रही थी क्योंकि कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिख समुदाय काफी गुस्से में था। इंदिरा गांधी ने जैसे ही बेअंत को देखा तो उन्हें लगा कि सरदार जी नमस्ते कहने वाले हैं, मगर इंदिरा गांधी ने बेअंत के नमस्कार की मुद्रा में आने से पहले ही हाथ जोड़ लिए। मगर उस दिन बेअंत के मन में कुछ और ही चल रहा था। बेअंत नमस्ते की जगह अपनी सर्विस रिवॉल्वर तान देता है। इंदिरा के पास शायद आधा या 1 सेकंड रहा होगा। आज बेअंत सिंह का मिजाज बागियों वाला है। उसका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक बेअंत ने लगभग सुबह 9:25 पर अपनी .38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही फायर के 3 राउंड की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी है और यहीं से एक बड़े पेड़ के गिरने की दास्तां शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर जाती है और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो? बेअंत 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाता गोली चलाता है। सतवंत, जो अभी तक बेअंत के पास बूथ बन के खड़ा था, सतवंत कांपते हाथों से अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घुमाकर 30 गोलियां फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़े तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये गोलियां कहां चली। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने अपने वेपन फेंक कर सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए।
और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया, जिसके लिए यह पूरी साजिश रची गई थी। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ अलगाववादियों से आर्मी ऑपरेशन के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे को जमीन पर पटक लिया। पास के गार्ड रूम से आर्मी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर किए गए, जिसमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीर कर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी R.K. धवन ने होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा, और अगर मुझे किसी चीज पर गौरव है तो इस पर है, ये सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा में ही जाए, जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज यानी 31 अक्टूबर 1984 को सच होते दिख रहे हैं। भारत की मिट्टी में वह अभी लहूलुहान पड़ी है, मानो समय रुक सा गया हो, और जो एम्बुलेंस लाने को बोला था वह अभी तक आई नहीं थी। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, लेकिन आज के दिन उसका ड्राइवर वहां पर यानी कि पीएम हाउस में ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। यही सबसे पहला संकेत है कि आगे आने वाले घंटे इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। गोलियों की आवाज सुनकर कांग्रेस लीडर माखन लाल फोतेदार इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और एम्बुलेंस न आते देख R.K. धवन ने चिल्लाकर कोई भी कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से R.K. धवन और माखनलाल फोतेदार ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर R.K. धवन, फोतेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे हैं। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव ही गाड़ी की ओर दौड़ी। इंदिरा गांधी को इस हालत में देखकर वो उसी हाल में कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में लिया और कार बहुत तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ाया। 9:31 पर एम्बेसडर कार एम्स के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पहुंचती है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने में और गाड़ी से इंदिरा गांधी को उतारने में ही 3 मिनट्स का टाइम लग जाता है, और इस समय गुजरने वाली हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऊपर से एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं थी। इसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको उस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर्स घबरा गए और जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर्स को इन्फॉर्म किया। वैसे सीनियर डॉक्टर्स को अभी तक इस बात का ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी को इस तरह से गोलियां मारी गई है। जब सीनियर डॉक्टर्स इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर देखा तो उनको तो ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इंस्पेक्शन होगा। सीनियर डॉक्टर्स ने जब वहां खड़े जूनियर स्टाफ से पूछा कि पीएम साहिबा कहाँ है, तो एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हाथों से स्ट्रेचर पर कपड़े से ढकी हुई लहूलुहान बॉडी की ओर इशारा किया। डॉक्टर्स ने जब पीएम को इस हालत में देखा तो वो भी घबरा गए। सीनियर डॉक्टर्स को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के हार्ट की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वो क्लिनिकली अलाइव है, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही है। उनकी आंखों की पतलियां भी फैली हुई है, जो संकेत है कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। फिर अगले कुछ घंटों तक फॉर्मर पीएम की जान बचाने के लिए देश के बेहतरीन 20 डॉक्टर्स की टीम ने जी तोड़ मेहनत की। यहाँ तक कि खून को रोकने के लिए 88 बॉटल्स O- ब्लड भी चढ़ाया गया। 4 घंटे की कड़ी कोशिश की बदौलत 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई है और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया है। लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर लग रहे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए हैं, उनको इस इंसिडेंट के बारे में जब इन्फॉर्म किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए।
साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जय सिंह जो कि विदेशी दौरे पर थे, वो भी इंदिरा गांधी पर हमले की खबर मिलते ही तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो गए। आने वाला समय देश और इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। इंदिरा गांधी के लिए इसलिए कि अब एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स भी कुछ ही समय में अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर अब तक काफी कांग्रेस लीडर्स आ चुके हैं और सबको ये तो अनुमान हो गया है कि अब इंदिरा गांधी को बचा पाना मुश्किल है। इसीलिए यहाँ इसी फ्लोर पर एक दूसरे रूम में देश पर आने वाली मुसीबत पर मंथन चल रहा है। मुसीबत ये कि देश के सर्वोच्च लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों में से एक तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरा यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट उस समय देश में नहीं है। और एक चिंता का विषय ये भी है कि इंदिरा गांधी पर अटैक की खबर अगर बाहर फैलती है तो कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। इसीलिए अभी एम्स के स्टाफ को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंदिरा गांधी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक डिसीजन ये भी लिया गया कि इंदिरा गांधी के बाद देश की कमान उनके बेटे राजीव गांधी संभालेंगे। अंदर हॉस्पिटल में धीरे धीरे कुछ बचे हुए ऑर्गन भी एक एक करके फेल होने लगे हैं। अब मशीन्स भी बेअसर मालूम पड़ रही है और फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब इंदिरा गांधी शून्य में विलीन हो गई। राजीव गांधी के एम्स पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे आयरन लेडी के स्वर्गवास की खबर दी। लगभग 2 बजे कुछ न्यूज एजेंसीज ने इंदिरा गांधी की हत्या की खबर पब्लिश कर दी और ये भी रिलीज कर दिया कि मारने वाला उनका ही बॉडीगार्ड बीएन सिंह और सतवंत सिंह 2 सिख है। सिख ने मारा है खबर मिलते ही लोगों में आक्रोश भर गया और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों का नरसंहार करना शुरू कर दिया, जिसमें 8000 से भी ज्यादा सिखों को मार दिया गया और जिंदा जला दिया, जिसके कारण लाखों सिखों ने दिल्ली को छोड़ दिया और दूसरे शहर, राज्यों और कुछ तो विदेशों में चले गए। एक तरफ दंगे चल रहे हैं और 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार उनके बेटे राजीव गांधी के हाथों करवा दिया गया।